नमस्कार साथियों, दादरी दस्तक न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आपने हमारे पहले इंटरव्यू में भी देखा, दीपक लांबा जी का ही वो इंटरव्यू था। जल्द से जल्द आने का कारण क्या है कि अचानक से ही चुनाव आयोग ने तारीख फिक्स कर दी है हरियाणा के अंदर चुनाव की। 1 तारीख को चुनाव होने हैं, 4 तारीख को रिजल्ट आएगा। करीब 40-45 दिन बीच में बचे हैं, जिसमें कि सबको अपनी टिकट के लिए भी मारामारी करनी है। टिकट मिलने के बाद जनता के पास जाकर उनको वोट के लिए भी मनाना है, तो काफ़ी कम समय है। इसलिए एक बार हम फिर दीपक लांबा जी के पास आए हैं कि क्या कुछ तैयारी, एकदम अचानक जो घोषणा हो गई है, तो क्या कुछ तैयारी वो अपनी मानते हैं। नमस्कार दीपक जी। नमस्कार दीपक जी, आपको पता है एकदम से ही घोषणा हो गई है, कहीं ना कहीं सबका ही संतुलन बिगड़ गया है, तो आप क्या मानते हैं, कितनी क्या तैयारी आपकी है, और एकदम जो घोषणा हो गई है तो क्या लगता है आपको? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। मतलब मैं तो कहूँगा कि बीजेपी को भी अंदाज़ा नहीं था कि ये तारीख होने वाली है जी। क्योंकि मैं तो ये मानता हूँ कि सरकार की जो कार्यप्रणाली थी, जिस दिन ये घोषणा हुई 16 तारीख को, उसी दिन मुझे लगा कि दोपहर को इन्होंने काफ़ी सारे तबादले किए। यदि पहले से ये होता है कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, कोई जानकारी होती, तो सरकार उस तरह हड़बड़ी में काम नहीं करती। दूसरी बात, मुझे ये भी लगता है कि ये लोग ज़्यादा एफिशिएंट लोगों में नहीं गिने जाते। ये हमेशा एंड टाइम पे करने वाली सरकार, एक लीपापोती करने वाली सरकार है जी। जहाँ तक आपने कहा कि जल्दी से तारीख ऐलान होगी है, आपकी तैयारी कैसी है? देखिए, हम ये ज़रूर कह रहे थे, जब भी मैं गांव में जाता था, जो विकसित दादरी संकल्प यात्रा है उसके तहत हम जब जाते थे तो लोगों से एक बात करके आते थे कि आपके गाँव में हम दोबारा अक्टूबर में आएंगे। वो ज़रूर हुआ कि वो अक्टूबर की बजाय हम सितंबर में हम दोबारा जाएंगे। इसके अलावा जो हमारा शेड्यूल है यात्रा का, वो जारी है। 25 अगस्त तक हमने पूरे हल्के को कवर करना है। आज हमारे 50 गांव हो गए हैं। सुबह हम समसपुर करके आए हैं, 50 गांव हमारे पूरे हो गए हैं। और मुझे लगता है कि जो हमने शेड्यूल बना रखा है उसके हिसाब से चलेंगे। तैयारियाँ उसी तरह से जारी रहेंगी, जो काम है वो करते रहेंगे, और फिर देखते हैं टिकट की अनाउंसमेंट कब होती है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। दीपक जी, जो पहले भी नाम आया विनेश फोगाट का, लेकिन एकदम से ही जब उन्होंने भारत के अंदर एंट्री की है, तो उनका जो भव्य स्वागत दिल्ली से लेकर खुद उनके गांव तक रात सुबह 10 बजे चली और रात को वहां तक पहुंची, लेकिन लोगों का जो तांता था वो कम नहीं हुआ। तो क्या मानते हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए टिकट की भी मांग की जा रही है कि टिकट वो दादरी से या बारडा हल्के से चुनाव लड़ सकती हैं? जी, हमारी एक बार पहले भी बात हुई इस बारे में। आपने कहा था कि वो संन्यास लेने का उन्होंने फैसला किया है। तब भी मेरा जो जवाब था वो वही था, उन्हें जो करना है, जो उनको ठीक लगे, वो उनका डिसीजन है। उन्हें एकेडमी खोलनी है, यहाँ पे यदि स्पोर्ट्स नर्सरी तैयार करनी है, उन्हें चुनाव लड़ना है, इवन एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे मंत्री बनना है, उनके हर फैसले में हम उनके साथ हैं जी। दादरी से यदि उनको टिकट मिल के यहाँ से चुनाव लड़ने की बात होती है तो हम तो इसका स्वागत करेंगे। देखिए, उनके साथ वहाँ पे जो भी घटना हुई और जिस वजह से वो रह गई मेडल से, तो इस प्रदेश की जनता ने उनको वो मान सम्मान देना ही है जी, और वो आगे भी देते रहेंगे। और यदि वो चुनाव में आते हैं तो हमें तो बड़ी खुशी होगी। हम अपनी इस छोटी बहन के साथ मिल के यहाँ का चुनाव लड़ेंगे और उसे भारी मतों से विजय करके वहाँ विधानसभा में भेजेंगे जी। बिल्कुल। बात करें सोमवीर सांगवान जी की, जो विधायक थे, अभी आचार संहिता लगी है तो वो खत्म हो गया है, लेकिन उन्होंने भी एक अपना विकास कार्यों का पर्चा जारी किया है कि मेरे समय में मैं इतने करोड़ रुपए चरखी दादरी हल्के के लिए लेकर आया हूं, और उन पर कार्य लगभग हो चुके हैं या हो रहे हैं। तो क्या मानते हैं कि कितना वो काम करवा पाए हैं, और इस पर्चे के पीछे उनका क्या मकसद? देखिए, मुझे लगता है कि पर्चा हमेशा आपको बाहर के क्षेत्र में दें आप तो समझ में आता है जी। यदि मान लो मैं कहीं पंचकुला में काम करता हूँ, जैसे मैं अपना परिचय पत्र दे रहा हूँ जी। मैं अपना परिचय पत्र इसलिए दे रहा हूँ कि मैंने अपने हल्के से बाहर बहुत काम किया है जी। मैं 12-13 साल से सामाजिक जीवन में हूँ। मैंने देश भर में अलग अलग संगठनों में काम किया है, अलग अलग राज्यों में काम किया है। तो मैं परिचय पत्र इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हमारी जनता से वो चीज़, मेरी जनता या मेरे हल्के के सामने वो चीज़ नहीं हुई। MLA साहब हमारे लोकल MLA हैं जी, उन्होंने काम करवाए हैं या नहीं करवाए हैं जनता को ऑलरेडी पता है। जहाँ तक पर्चे की बात है, वो पर्चा उस क्षेत्र में दिया जाता जो इस क्षेत्र से दूर होता तो भी समझ में आता जी। लेकिन मुझे लगता है कि वो पर्चा मैंने भी एक बार देखा है, सर्कुलेट हो रहा है यूट्यूब, इस पे व्हाट्सएप वगैरह पे मैंने देखा वो पर्चा। बहुत अच्छी योजनाएं हैं, बहुत सारा पैसा उसमें बताया गया है।
लेकिन मैं ये पढ़ रहा था कि उसमें कौन सा काम पूरा हो गया। यदि कोई काम पूरे हो गए उनकी लिस्ट एक अलग से होनी चाहिए और जो चल रहा है उनकी अलग से होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि उसमें जो मैक्सिमम काम है वो चल रहे हैं जी। और इसमें मैं यदि एक्चुअल में वो लिस्ट ठीक है तो भी हमारे एमएलए साहब बधाई के पात्र हैं जी। मैं तो ये कहूँगा कि इतने काम यदि वो करवा रहे हैं तो बधाई के पात्र हैं। एक निर्दलीय एमएलए था, नो डाउट वो बीजेपी के सपोर्ट में भी रहे और बीजेपी वालों से वो यहाँ इतना काम करवा पाए। लेकिन एक खासियत है बीजेपी की, अब पता नहीं उन कामों के लिए क्रेडिट कौन कौन ले रहा होगा। अभी आप देखिएगा जब बीजेपी का घोषणा पत्र यहाँ के कोई पर्चे आएंगे तो बीजेपी के अलग लोग उन इवन सीएम साहब भी ये कहेंगे कि दादरी को मैंने ये दे दिया। तो वो किसके खाते में काम जाएगा ये तो देखना होगा, लेकिन काम हो रहे हैं और तो वो दादरी के लिए अच्छा है। एक बात और है, वो आपके ही प्रतिद्वंदी है, कांग्रेस से ही वो अब टिकट मांग रहे हैं, कांग्रेस का ही लोगो लगा के उन्होंने वो पर्चा जो सबमिट किया है। कहीं ना कहीं आपके कंपटीशन में ही नहीं, मेरे कंपटीटर तो नहीं है, हम तो 36 लोगों ने अप्लाई किया है। अब 36 में से किसी एक को टिकट मिलेगी और मुझे पूरा यकीन है कि बाकी सब 35 लोग उनके जिसको भी टिकट मिलेगी उसके समर्थन में सहयोग करते हुए उसको चुनाव जितवाने के लिए काम करेंगे। हाँ, ये काबिल तारीफ है, निर्दलीय विधायक ने इतना काम किया। लेकिन यदि मान लो वो निर्दलीय होते हुए शुरुआत से ही कांग्रेस पार्टी का लोगो लगा लेते हैं तो मुझे लगता नहीं कि बीजेपी वाले उनको वो वैल्यू देते हैं जी। तो वो कांग्रेस के समर्थन में तो अभी आए हैं, लेकिन आए हैं तो स्वागत भी है उनका। और दूसरा, किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने अपनी चेयरमैनशिप छोड़ी थी, ये भी काबिल तारीफ थी। कोई भी व्यक्ति यदि सीट छोड़ता है, त्याग करता है, तो उसकी तारीफ कम से कम होनी चाहिए। हाँ, तारीफ इस मायने में तो है कि सीट छोड़ी, लेकिन सीट छोड़ने के बाद आपने फील्ड में क्या काम किया, ये हमेशा से आपसे एक सवाल भी होना चाहिए और इसका जवाब भी आपको तलाशना चाहिए। जी, पब्लिक करती भी है। कई जगह जो पार्षद है यहाँ के, उन्होंने तो गुमशुदा के पोस्टर तक उनके लगवा दी कि जो पार्षद है वो कह रहे हैं कि जो हमारे दादरी के विधायक है कहीं नज़र नहीं आते। ऐसी भी बातें बीच में चली हैं काफ़ी। जी, तो अगली बात अगर हम करें, विधायक की बात हो गई है तो दूसरा विधायक बनने वाला आप हो सकते हैं, कोई और चेहरा हो सकता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो अगर मेन बात करें, चुनाव बहुत नज़दीक है, जो खर्चे की बात आती है, कई लोग हमसे पूछते हैं कि दीपक लांबा जी 2-3 गाड़ियां लेकर गांव-गांव घूम रहे हैं, अपनी यात्रा कर रहे हैं, अपना संदेश पहुंचा रहे हैं, तो उनका जो पैसे का जो साधन है वो कैसे बन पाता है, क्या उनकी कमाई है? तो हम चाहते हैं कि दीपक लांबा अपने खुद शब्दों में बताए कि क्या उनकी कमाई का साधन है। भाई, खर्चे के मामले में पहली बात तो ये बता दूं मैं आपको कि जो मेरा अंदाजा है जी, मैं अपने सब कांग्रेस के उम्मीदवारों की बात नहीं कर रहा, सब पार्टी के उम्मीदवारों की बात कर रहा हूँ। उन सब से लगभग यदि आप खर्चा जोड़ेंगे तो मैं सबसे कम खर्चे में अपना चुनाव प्रचार कर रहा हूँ जी। खर्चे की मामले में मेरी जो विकसित दादरी संकल्प यात्रा है उसमें हम 3 गाड़ियों का यूज़ करते हैं। एक गाड़ी मेरे पास है जो कि 8 साल पुरानी है, उसके तेल का खर्चा है 500-700 रुपये का, उसका तेल हर रोज़ का लगता है। एक मेरे मित्र ने हमारे को एक पुरानी वैगनार दे रखी है, वो हम यूज़ करते हैं, उसमें ही 500-700 रुपये का तेल लगता है। इसके अलावा हमारी टीम सुबह शाम, हम लोगों ने ये पैटर्न बना रखा है कि 7 बजे हम सुबह निकलते हैं और 10, साढ़े 10, 11 बजे तक एक गाँव का डोर टू डोर करके अपनी यात्रा करके वापस आ जाते हैं। शाम को 4:30 बजे दोबारा जाते हैं और 7:30 बजे तक एक गाँव फिर करके ये करते हैं। दिन के समय हम आप जैसे साथियों से बात कर लेते हैं, जो डाटा आया उस पर वर्किंग करते हैं, कुछ अपनी मीटिंग्स कर लेते हैं, तो पूरा दिन का समय हमारा ऐसे व्यतीत होता है। सुबह मुझे लगता है कि जो खर्चे की बात है, हम लोग 8-10 दर्जन केला सुबह लेके जाते हैं, 8-10 दर्जन शाम को लेके जाते हैं। तो पर डे की यदि आप बात करें तो मुझे लगता नहीं कि 2000-2500 से ऊपर का खर्चा हमारा पर डे हो रहा है यात्रा के लिए जी। हाँ, ये जरूर है, इस दफ्तर में बैठे हैं तो चाय पानी तो गांव में आप पहुंचते हो तो हमारा हरियाणा है, उसकी चिंता नहीं, नो डाउट आपको चाय भी पिलाएंगे, कोल्ड ड्रिंक भी पिलाएंगे, आपको जहाँ लस्सी अवेलेबल होगी लस्सी भी पिलाएंगे, रोटियों की पूछ लेते हैं, है ना। तो ये हमारे हरियाणा का कल्चर है कि जिस गांव में जाओ आपको वहाँ का पानी और खाने की को तो कोई कमी नहीं जी। बिल्कुल, वो हमारे को मेहमान की तरह ट्रीट करते हैं, बात करते हैं, बिठाते हैं। तो 25 तारीख को गांव की यात्रा आप समाप्त कर दें, उसके बाद शहर में पहुंचेंगे। शहर का क्या प्लान है आपके पास? तो जल्द से जल्द कवर करना पड़ेगा क्योंकि टाइम बहुत कम है जी। हमारी जो यूथ टीम है, हम लोग यात्रा के बारे में भी पहले बात कर चुके हैं। यात्रा में हमारे साथ 5 या 6 ही व्यक्ति होते हैं जी, ताकि आप हर घर तक जा सकें,
हर आदमी आपको बैठ के बात कर सके। क्योंकि कारण क्या है कि यदि 25 लोग जाओगे, बहुत से लोगों को तो ये लगता है कि अब इनको कहाँ बिठाएं, कहाँ इनको बिठाएं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो हमने 5 लोगों का ही अपना दल बना रखा है। हम 5, 4, 5, 7 लोग ही जाते हैं। अब शहर की बात है, बाकी जो टीम है वो पहले से ही शहर में उन्होंने अपना डोर टू डोर कर लिया है। हमने मार्केट कवर कर दिए हैं, दुकानदार भाइयों से जो भी वहाँ मार्केट में मिलता है उन सब से मिलते हैं। अपना परिचय पत्र मैं ऑलरेडी शहर में भी भिजवा चुका हूँ। 25 तारीख के बाद मेरा जो गांव का दौरा है वो बंद हो जाएगा, वो पूरा हो जाएगा। तो लगता है 25 से लेकर 5 तारीख तक मैं पूरे शहर में 10 दिन के अंदर पूरे शहर को भी डोर टू डोर और गली से गली, घर से घर मिल के लोगों से बात करके, यहाँ पे भी पैटर्न वही रहेगा जो विकसित संकल्प यात्रा में हमने किया है। पढ़ाई मिलेंगे। हाँ देखिए, है तो हमारा क्षेत्र एक जैसा, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ भी पढ़ाई की दिक्कत है, कमाई की दिक्कत है, दवाई की भी दिक्कत है। बड़े बड़े अस्पतालों के नाम तो लिए जा रहे हैं, लेकिन आप देखिए उनमें हालात क्या है। जी, अगर बात करें जितने भी नेता हैं, जब से चुनाव की घोषणा हुई है दिल्ली की तरफ भाग रहे हैं, तो दीपक जी की दौड़ कहाँ है? दिल्ली है या कहीं और है, या अपने क्षेत्र में ही आप लगे हुए हैं? मुझे लगता है कि ये एग्ज़ाम की तरह होता है जी, है ना। आपने अपना एप्लीकेशन डाल दिया, एप्लीकेशन आपके साथ और 35 लोगों ने डाल दिया। अब पार्टी स्ट्रक्चर का, संगठन का अपना दायित्व है जी, वो उसको चेक करेंगे, रेफरेंस चेक करेंगे, सर्वे करवाएंगे, मेरा इंटरव्यू लेंगे और कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेंगे, पुरानी परफॉर्मेंस देखेंगे। इसमें कैंडिडेट का क्या काम भाई? मेरा जो शेड्यूल है, जो मैंने बना रखा है, मैं उस पर कायम रहूँगा। कैंडिडेट को इसके अलावा मुझे लगता नहीं कि कुछ करना चाहिए। पार्टी का अपना स्ट्रक्चर है, पूरी स्क्रीनिंग समिति बनी हुई है, प्रभारी हैं, वो सब लोग देखेंगे, जांच करेंगे, और जो सबसे अच्छा काबिल हो, जो जीतने में सक्षम हो, और जिसको लगता हो कि इस क्षेत्र के लिए अच्छा काम कर सके, मैं उम्मीद करूंगा कि उस व्यक्ति को यहाँ से टिकट मिले। मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, दिल्ली की बजाय मुझे लगता है कि मैं अपने क्षेत्र में ही काम करता हुआ आगे वाले समय में नज़र आऊँगा। और यदि सब कुछ ठीक रहा तो आप सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से चुनाव भी लड़ेंगे, और यदि मान लो किसी और को टिकट मिलता है तो उसकी सहायता करेंगे। जी, अगर देखा जाए जो 10 साल, 20 साल, 30 साल से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, हर योजना में उम्मीद लगाते हैं कि अब की बार टिकट मुझे मिलेगी। कई बार जैसे सुनने में आया कि पिछली बार ही मनीषा सांगवान की टिकट थी, वो किसी कारण से कट गई है, ऐसा सुनने में आया है, कन्फर्म तो नहीं है। तो जो ऐसे पुराने टिकटार्थी हैं उनको आप कैसे देखते हैं? आप एक फील्ड में नए आए हैं, लेकिन आपका विजन अच्छा है, हो सकता है सबका विजन होता है, उनका भी कोई विजन है, तो उनको आप कैसे देखते हैं और उनको कैसे कन्विंस कर पाओगे? क्योंकि टिकट अगर आपको मिलती है तो साथ तो सबका चाहिए। जैसे आप खुद बोलते हैं अगर उनको टिकट मिलती है तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ, तो उनका साथ आपको भी चाहिए, तो उनको आप कैसे कन्विंस कर पाओगे? देखिए, साथ की जहाँ तक बात है, मैं अपनी बात अभी आपको बता सकता हूँ कि मैं यदि किसी को मिलती है उसका साथ दूंगा जी, और मान लो मेरे को टिकट मिलती है तो मैं सहयोग की अपील करूंगा, उनके पास जाऊंगा, उनका सहयोग, मेरे से शायद उम्र में सभी बड़े हैं जी, आशीर्वाद लेने की कोशिश करेंगे। उनको कहेंगे कि आप अपने एक्सपीरियंस से जो आपने गेन किया है उसमें मेरे कुछ सहयोग करिए, आशीर्वाद दीजिए। दूसरी बात, आपने कहा कि 20-20 साल से जो लोग लगे हुए हैं, देखिए लोकतंत्र की 2 खूबसूरत तस्वीर मैं देखता हूँ। पहली तस्वीर ये है कि सर्वसम्मति से सारे कांग्रेस का स्ट्रक्चर मिलके एक आदमी पे हाँ करते हैं। मान लो ये 36 लोग हैं, ये मिलके, मेरे अलावा 35 हैं, ये 35 अपने में से एक को चुन लें और कह दें कि हमारी तरफ से भाई सबकी तरफ से ये अकेला चुनाव लड़ेगा, तो 36वें मेंबर के नाते मेरा बिल्कुल ऑब्जेक्शन नहीं होगा, मैं भी उस भाई का साथ दूंगा। एक बहुत खूबसूरत तस्वीर है, सर्वसम्मति से एक नेता आ गया। जी, बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात आपने कह दी है। तो साथियों देख सकते हैं, बड़ा दिल वाला जो बोला जाता है, ऐसी बात दीपक लांबा जी कर रहे हैं कि जो 36 कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी से हैं, अगर वो एकत्रित होकर किसी एक भाई का नाम रखते हैं तो दीपक लांबा जी सबसे पहले उनका समर्थन करने के लिए तैयार हैं, उनका साथ देने के लिए तैयार है। ये एक बहुत बड़ी बात है। दीपक जी, बहुत अच्छी बात कही है आपने जी। एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, योगेंद्र यादव जी आपके आइकॉन हैं, उनके साथ रहे, पार्टी आपकी है, तो शहर में आप पहुँचोगे तो क्या माने कि दीपक लांबा जी की वोटों की अपील के लिए या उनका साथ देने के लिए योगेंद्र यादव जी कब आ सकते हैं? देखिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ अपनी प्लानिंग के हिसाब से। देखिए, टिकट की घोषणा होती है, टिकट के समय प्रचार का समय आता है, तो क्यों नहीं, योगेंद्र जी क्यों,
बाकी सब नेता भी साथ में जी आएंगे, बिल्कुल। है ना। मेरे किसान आंदोलन के बहुत से बुजुर्ग नेता हैं, मेरे सीनियर नेता हैं, जिनके साथ मैंने किसान आंदोलन में 13 महीने टेंटों में गुजारे हैं। पंजाब के बहुत से नेता हैं जो आएंगे, देश भर के बहुत से सांसद हैं जो अभी संसद में पहुँचे हैं, वो आएंगे, है ना। और उम्मीद करेंगे कि राहुल गांधी भी आएँ, है ना। तो ये तो उम्मीद पे है, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि इन नेताओं का, इन लोगों का सहयोग हमेशा मेरे साथ बना है। मैं अपना काम करता रहूँगा और आने वाले समय में यदि सब कुछ ठीक रहता है तो ये सब नेता आपसे भी रूबरू होंगे और जनता से भी अपील करेंगे। एक लास्ट सवाल आपसे, आप कितना आश्वस्त हैं जो आप कार्य कर रहे हैं, या किसी भी तरह से आपके ऊपर तक कुछ बातचीत है या नहीं है? टिकट के बारे में क्या माना जाए कि 100 में से आप कितना % ये मानते कि टिकट मुझे मिलनी चाहिए? देखिए, आश्वस्त मैं उतना ही हूँ जितना मेरे अलावा 35 लोग जी। हैं। और यदि कोई भी एग्जामिनेशन सिस्टम जी। बिल्कुल सही टर्म्स पे है तो हर परीक्षा देने वाले को ये उम्मीद होनी चाहिए कि वो अच्छे नंबरों से पास होगा। सब ने अपनी अपनी कोशिश की है, जितना औरों को उम्मीद है उतना उम्मीद मुझे है। और मैं तो ये उम्मीद करूँगा कि सिस्टम ट्रांसपेरेंट और ठीक आदमी का चुनाव करके टिकट दें। दीपक जी, लास्ट सवाल बोला था, लेकिन एक बात और आ गई है जो कि बहुत बड़ी है। जो अभी हाई कोर्ट का फैसला आया है AB वर्ग के बारे में, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो अनुसूचित जाति के लोग हैं वो बीजेपी को ही कुछ ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं कि जो ये DSC का हमारा लागू किया बीजेपी ने ही किया है और हमें बीजेपी को ही वोट देनी चाहिए। कहीं ना कहीं आपके पार्टी के लिए, आपके लिए नुकसानदायक तो नहीं होगा? देखिए, बीजेपी का पुराना एक पैटर्न है जी। ये जिस चीज़ के विरोध में भी रहे हों या जिसके पक्ष में रहे हों, इन्हें ये समझ में आ जाए कि इससे वोट की फ़ायदा उनको मिलने वाला है जी। उसके लिए इतना बड़ा प्रोपेगेंडा, इतनी बड़ी मशहूरी, इतना PR एक्टिविटी कर देंगे कि पूरी दुनिया को लगने लगता है कि ये व्यक्ति तो इनके बिल्कुल साथ है। और ये कोई आज की बात नहीं है। सरदार पटेल के बारे में उस व्यक्ति ने RSS को बैन किया जी, और आज ये सरदार पटेल पे अपना पूरा अधिकार जमा रहे हैं। तो ये वो हर चीज़ कर देंगे जो कि इनके वोट और इनके सत्ता प्राप्ति में इनके सहायक हो। जी। जहाँ तक ये बात है कि हर अच्छी चीज़ या बुरी चीज़ या जिससे वोट प्राप्त हो, बीजेपी को हमेशा लास्ट के 2 महीने में क्यों याद आती है? जी। इतना लोगों को समझ है कि जो लास्ट में की गई बात है वो सिर्फ खाना पूर्ति है, उस पर कुछ काम करना नहीं है। आप देख रहे होंगे बहुत से जगह के इन्होंने पद निकाल दिए, इतने पद भर देंगे, ये कर देंगे। आज आचार संहिता लग गई, अब कह देंगे जी आचार संहिता लग गई, नई सरकार बनेगी तब करेंगे। लेकिन मुझे लगता है हरियाणा की जनता पूरी तरह से समझदार है, उनको पता है कि क्या काम होगा क्या नहीं होगा। और जो बड़े बड़े वादे हैं, देखिए किसानों से क्या क्या वादे हुए थे। हुआ था दुगनी आय कर देंगे, है ना, MSP पे सारी फसल खरीद लेंगे, है ना। वादा क्या हुआ था, काला धन वापस ले आएंगे। वादा क्या हुआ था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। वादे कहीं रह जाते हैं, एक्चुअल में कुछ और करते हैं और समय आने पे करते हैं कि ऐसी PR एक्टिविटी कर दो, इतना पोस्टरबाजी कर दो कि सारे अच्छे काम का श्रेय इनको मिले और जो कहीं भी गड़बड़ हुई है, चाहे इन्होंने अपने हाथ से की, उसका सारा ब्लेम किसी दूसरे पे डाल दो। तो ये हमेशा से इनका तरीका रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार लोग पूरी तरह से तैयार हैं। आप गांव में जाके पूछिए कि क्या सरकार ने अभी जो काम किए हैं उनसे आपको कुछ फ़र्क पड़ता है? हर व्यक्ति लोकतंत्र में, जो हमारा अपना आकलन है, 3 महीने पहले चुनाव से मन बना लेता है किस पार्टी को और किस व्यक्ति को उसे चुनना है। जी। तो मुझे लगता है जनता इस बार फैसला कर देगी और 4 अक्टूबर को मेरा मानना तो ये है कि बीजेपी सरकार जा रही है यहाँ से। तो कितनी सीटें मानते हैं कांग्रेस पार्टी लेने वाली है? 90 में से? मुझे उम्मीद है कि बहुमत मिलेगा और जिसको एब्सोल्यूट मेजोरिटी बोलते हैं, 2/3, वो मिलने की पूरी संभावना है कि 60 के करीब कांग्रेस आराम से सरकार बनाएगी और देश के, प्रदेश के जनता के हित में अच्छे फैसले इस सरकार में वो जरूर लेंगे। जी, ठीक है दीपक जी, आज का इंटरव्यू यहीं ख़त्म करते हैं। तो साथियों, आपने देखा कि दीपक लांबा जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि 35 आदमी आए, एक को चुने तो 36वां मैं भी उसके साथ हूँ। ऐसी विचारधारा हो तो पार्टी कहीं ना कहीं कोई बड़ा मुकाम हासिल करती है और देश प्रदेश के लिए अच्छा काम भी करती है। ऐसी सोच रहनी चाहिए। उसके बाद विनेश फोगाट की बात आई है। अगर विनेश फोगाट जी चाहें तो उनके लिए भी ये समर्पित हैं, वो किसी फील्ड में आना चाहे उनके साथ हैं। अगर चरखी दादी टिकट देते हैं तो उनके साथ हैं, कहीं किसी और फील्ड में जाती हैं तो उनका साथ देने के लिए तैयार है। तो काफ़ी अच्छे विचार दीपक लांबा जी के हैं, कई बार हमने आपको पहले भी दिखाया है। तो ऐसी और
खबरें देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। लगातार पल पल की खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।